केंद्र सरकार द्वारा देश भर में जातिगत जनगणना कराए जाने के ऐतिहासिक फैसले के संदर्भ में आज भागलपुर के जिला अतिथि गृह सभागार में एनडीए की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव पप्पू सिंह निषाद, प्रदेश सचिव संजय कुमार राम जी एवं एनडीए घटक दलों के सभी जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के क्रम में जदयू नेता शिशुपाल भारती, जदयू के जिला प्रवक्ता शैलेंद्र तोमर, डॉक्टर प्रीति शेखर, संतोष शाह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आप जरा सोचिए तो, जब देश में यूपीए का सरकार था, जातीय जनगणना कराने के लिए पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष लोग एक सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था, उस समय भी उन्होंने उसको एक सेकेंडरी खाते में रख दिया था। एनपीआर बना करके उसको जातीय जनगणना से अलग करके उसका रजिस्टर एनपीआर में डाल दिया था। वह यह दिखाया कि भाई जातीय जनगणना कराने से देश का के सामने में वो अपना तथ्य नहीं रखना चाहते थे। जब भी कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र रहा है, जब भी देश में चाहे मंडल कमीशन की बात हो या 1952 में जब देश आजाद हुआ, 1952 में काका कालेलकर का रिपोर्ट आया था सामने, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उसके बाद 1979 में आपका मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन का भी रिपोर्ट जब सार्वजनिक करना था और सार्वजनिक हुआ, जिसमें कि सभी जाति की गिनती हुई थी, ओबीसी का गिनती होना था, जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जिसमें आते हैं, पिछड़ा वर्ग की गिनती को कभी भी दिखाया नहीं गया। मंडल कमीशन के रिपोर्ट में जो 52% ओबीसी का वोट था या जाति की संख्या थी, जिसे 27% 1991 के बाद मंडल कमीशन लागू किया गया था, और उसमें भी कांग्रेस की सरकार ने, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया था कि भाई आप ये इसको मंडल कमीशन को लागू नहीं करना है। लेकिन उस समय आप बताना चाहते हैं, तत्कालीन आप वीडियो भी आप देखे होंगे, सबसे पहले देश में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जब भारत में कृषि राज्य मंत्री थे, उन्होंने अपना संसद में यह बयान किए थे कि जातीय जनगणना देश के हित में है और जातीय जनगणना होना चाहिए, जिसे आज पूरा देश अपनाने के लिए तैयार है। अब वह काम लगातार जारी होगा। इसलिए इस बात का कोई श्रेय नहीं है कि हम तो नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे विपक्ष तिलमिला गया है, उसको क्रेडिट लेने के लिए होड़ लग गया है, जबकि कराने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में जनगणना कराने के लिए तैयार हुए। 1931 में पहली बार पूर्ण जातीय गणना हुआ था और दूसरा अभी जो है हो रहा है। लेकिन मैं पटाखा जलाने वाले के खिलाफ नहीं, मैं यह जानता हूं कि वो विरोध भी ने क्या समर्थन किया है, लेकिन अनावश्यक क्रेडिट लेने के होड़ में लाइन लगा के खड़ा हो जाना, ये जनता के साथ धोखा है। जब 2010 में किंग मेकर कहलाते थे, गरीबों के मसीहा के नाम पर आपने बरसों बरस शासन किया बिहार में और अपने चरवाहा विद्यालय खोला, तो आपने जातीय जनगणना के लिए क्यों नहीं अपने सरकार से केंद्र करवाया? आज आप कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना के लिए लगे हुए थे, कहीं नहीं थे साहब। आप सिर्फ जातीय जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते थे कि सच्चाई समाज में आएगा और मेरे जैसे लोगों को उठाकर फेंक देगा, इसलिए वो जाति जनगणना के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब आज नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय हमारे विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और नेतृत्व जो करता है और समर्थन करना ये अलग अलग चीज है, जो नेतृत्व करके आगे बढ़ के बात को उठाता है उसके वो अगर नेतृत्व का अगर समर्थन ले, अगर वो क्रेडिट ले चलेगा। लेकिन ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो भाइयों मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि आपने बरसों बरस तक ठगा है, अब यह ठगाने वाली नहीं है। और मैं इस मंच के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से, मैं माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन और उनका स्वागत करता, आभार करता हूँ। माननीय बिहार के विकास पुरुष और किसान के लाल और हम लोगों के अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी का आभार धन्यवाद करता हूँ कि आपने बिहार में विकास पुरुष के नाम को आपने ऐतिहासिक जो फैसला लिया है, जो गरीब गुरबा समाज को आने वाले समय में, चूंकि समता मूलक समाज में अगर न्याय देना है, योजनाएं बनानी है, ईमानदारी पूर्वक अगर सबको बांटना है, हक और अधिकार देना है, तो निश्चित रूप से आपको सबसे पहले वर्गीकरण में आपको उसका जाति का संख्या देखना पड़ेगा। जहां संख्या नहीं है वहां योजना नहीं है,
योजना तभी ईमानदारी से बन सकता है जबकि संख्या आपके सामने हो। कोई भी आयोजन हो, अगर हम करते हैं, शादी हो, विवाह कार्यक्रम हो, हम देखते हैं कि आने वाले गेस्ट की संख्या कितनी है। देखिए, इस जनगणना का जो निर्णय है, इस निर्णय के उपरांत भागलपुर जिला के तमाम जिला वासियों को, तमाम समाज के लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अति पिछड़ा समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज जो पिछड़े हैं आज भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, ये जाति जनगणना होने के पश्चात आप जिस प्रकार से भी पिछड़े हैं, आपके उत्थान के लिए, आपके समाज में बराबरी के लिए योजना बनाएगी सरकार और उस योजना के तहत समाज के उन तमाम लोगों को लाभ मिलेगा और समाज में एकरूपता आएगा, पिछड़े हुए लोग बराबरी में आएंगे। और ये तमाम बातें लंबे समय से देश में सभी समाजवादी नेता या अन्य नेता भी इस बात का चर्चा करते रहते हैं, मांग करते रहते हैं, मुद्दा उठाते रहते हैं कि जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो मामला रहा, ये जो देश में लंबे समय से मुद्दा रहा, आजादी के बाद से रहा है, ये इसमें पूरी तौर पे विराम लग जाएगा और ये जाति जनगणना के बाद जिनकी जितनी भागीदारी होगी उनको उतनी स्वतः हिस्सेदारी मिल जाएगी। भागलपुर जिले में जो हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से विशेष करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग आज भी जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको एक सम्मान मिलेगा, उनकी एक हिस्सेदारी बढ़ेगी, उनकी भागीदारी बढ़ेगी, उनका उपस्थिति होगा और एक समाज में समरसता आएगा और भागलपुर जिला तमाम रूप में एक रूपता के साथ आगे बढ़ेगा। ये जनगणना के माध्यम से भागलपुर जिले वासियों को ये मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। संभव हो पाता है जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनती है और आज जबकि केंद्र सरकार के द्वारा यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है तो इसका हम सब लोग सराहना करते हैं। और यह हम लोगों का कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है जैसा कि कांग्रेस और अन्य दल करते हैं कि जातिगत आंकड़ा जुटाने के मुद्दे को वो लोग राजनीतिक हथियार की तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एनडीए के नेतागण इसको सम्यक रूप से, समान रूप से, समदर्शी भाव से उन लोगों के उत्थान के लिए कल्याण करने वाली इस आंकड़े के माध्यम से, जो इस आंकड़े के बाद से जब सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और जातिगत आंकड़े के माध्यम से जब हमें पता चलेगा कि किस वर्ग में और इन रूपों से कौन लोग पिछड़े हैं, कौन शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, कौन आर्थिक रूप से पिछड़ा है, कौन जाति, जहां तक अभी किस जाति में अभी तक विकास की योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं, उन सभी वर्गों का, यानी कि जो सबका साथ, सबका विकास की जो भावना है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, इस विकास को यथार्थ रूप में बदलने का काम एनडीए सरकार के इस फैसले ने किया है। भागलपुर में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत, नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति, सदर एसडीओ धनंजय कुमार समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारियों ने विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। डीएम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के क्रम में तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए चिन्हित स्थल एवं बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भागलपुर रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम के दृष्टिगत आने वाले खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। डीएम ने अपने काफिले के साथ खिलाड़ियों के लिए चिन्हित सभी होटल का भी जायजा लिया। बता दें कि राजधानी पटना समेत गया, भागलपुर, बेगूसराय और राजगीर में खेलो इंडिया के तहत एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। वहीं डीएम ने बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भागलपुर को 2 खेल में मेजबानी करने का मौका मिला है, जिसके तहत आगामी 4 मई को तीरंदाजी और 7 मई को बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। 4 मई को होने वाले खेल को मद्देनजर रखते हुए यह तैयारियां की जा रही है। वहीं खिलाड़ियों से मिलने के बाद डीएम ने बताया कि कार्यक्रम में व्यवस्था के लिहाज से सभी तैयारियों की बंदोबस्ती का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की व्यवस्था में चूक न हो। डीएम ने उन होटलों का भी निरीक्षण किया जहां खिलाड़ी रुकेंगे।
भागलपुर लोजपा कार्यालय में आज पार्टी से जुड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जातिगत जनगणना कराए जाने पर पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि चिराग पासवान हमेशा जातिगत जनगणना को लेकर आवाज बुलंद करते रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के अमर सिंह कुशवाहा, सुबोध कुमार रमन, संगीता तिवारी समेत कई लोग मौजूद थे। आज हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाए हैं, जो लंबे समय से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी प्रयासरत थे कि देश में जनगणना से हमारे देश में लाभ ये होना है कि जो भी जिस भी जाति के लोग दबे हैं, निश्चित रूप में उसकी कितनी संख्या है वो उभर कर आएगा और उस जाति को किस तरह से जो है उठाया जाए, उस जाति को किस तरह से मेन लाइन में लाया जाए, इसके लिए जो है प्रयास सरकार की तरफ से की जाएगी। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। निश्चित रूप में ये बोलने का शब्द बन गया था, ये जनगणना के बाद ये चीज साबित हो जाएगा कि जिसके जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। निश्चित रूप में इससे देश के नीचे पौधान पर जो जाति खिसक चुका है, निश्चित रूप में उसको सभी से मिलजुल कर चलने में सहूलियत होगी। सब लोग मिलजुल कर चलेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री जी और सभी जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, सबका आभार व्यक्त करते हैं कि सब लोगों ने के प्रयास से ये जनगणना तय हुआ। चुनावी घोषणा तो नहीं है अमर जी? देखिए, चुनावी घोषणा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये बात पूरे देश के लिए है, पूरे देश में ये जनगणना होना है। क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए आप लोग इसको चुनावी जनगणना कह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये जनगणना पूरे देश में होगा। पूरे देश में अभी चुनाव का कोई माहौल नहीं है, सिर्फ बिहार ही बचा है जहां जो है चुनाव होना है। तो निश्चित रूप में ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे देश के लिए है। अगर सिर्फ बिहार में ये जाति जनगणना लागू करते केंद्र सरकार तो निश्चित रूप में कह सकते थे कि ये जो है चुनावी रणनीति हो सकती है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है, पूरे देश के लिए है, इसलिए चुनावी रणनीति नहीं है। भागलपुर में लोजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, भागलपुर में लोजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, यहाँ पर ये निर्णय हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और एनडीए के जितने घटक दल हैं वो लोग लेंगे। क्योंकि क्या है कि हम जब आप गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन का कुछ पालन करना होता है। निश्चित रूप में हम गठबंधन धर्म का पालन करते हुए इन बातों को नहीं बता सकेंगे कि हम लोग भागलपुर में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। विपक्ष तो अपना टीआरपी लेगा। देखिए, विपक्ष का तो बस चले तो वो तो जाति जनगणना पे टीआरपी लेना है। वो तो ऐसा देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे चीज को लागू कर रहे हैं जिसमें उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा, जिसके कारण वो टीआरपी नहीं ले रहे हैं। निश्चित रूप में इसमें उसका वोट बैंक खराब नहीं होते दिख रहा है, तो वो लोग जो है इसका सोच रहे हैं कि लाभ ले लें। अब राहुल गांधी के कहने से होने लगे, कितने दशक तक उसके जो है परिवार के सदस्य इसमें जो है प्रधानमंत्री और उसके जो है सपोर्ट से प्रधानमंत्री, कई राज्य में ऐसे राज्य है जहां जो है कांग्रेस की जो है पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन वहां कहीं भी ऐसा प्रयास नहीं हुआ है। निश्चित रूप में सही समय पे सही चीज, सही निर्णय लेना यशस्वी प्रधानमंत्री जी योग करते आए हैं और करते रहे। आज जो भागलपुर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हमारे जिलाध्यक्ष सुबोध पासवान जी की अध्यक्षता में, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। और साथ में हमारे जो राष्ट्रीय के नेता हैं, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी, मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एलजेपी की तरफ से रखा हुआ है। जातीय जनगणना जो हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, इसके लिए भी हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सवाल पूछा कि जातीय जनगणना क्या ये विधानसभा को देखते हुए लागू कर दिया गया है, तो मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को प्रेस के द्वारा कि ये जातीय जनगणना हम लोग उस समय भी लागू कर सकते हैं जिस समय लोकसभा चुनाव था। अब पूरे देश में अगर चुनाव है तो वो सिर्फ बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो जातीय जनगणना का मतलब ये हुआ कि जो विपक्ष जो बार बार ये हंगामा कर रहे थे, जातीय जनगणना होना चाहिए, चाहे तेजस्वी जी हो, राहुल जी हो, वो क्रेडिट लेना चाह रहे थे, जातीय जनगणना होना चाहिए, देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। तो मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहती हूँ, जिसमें आपकी सरकार थी, आप इतने दिनों से सरकार में रहे, तो आपने ये जातीय जनगणना क्यों नहीं
करवाया था। और आज जब आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने इस चीज का सपोर्ट किया और समर्थन किया और जातीय जनगणना लागू किया, तो ये जातीय जनगणना पूरे देश में हम लोग उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जातीय जनगणना होने से क्या होगा, जो हमारे जाति के नीचे जो दबे कुचले लोग हैं उनको सामने आने का मौका मिलेगा और सरकार की नजर उन लोगों पर पड़ेगी और उन लोगों को समाज के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। ये हर गरीब जो निचले पैदान पर जो है उसको लाभ मिले, इसके लिए किया और ताकि ये अनुमान लगे पूरे देश में कि जाति कितनी है और उसी आधार पर किया। चुनाव के बाद जो है ये चलेगा, नहीं, चुनाव के बाद तक चलेगा, जब तक जो लागू कर दिए हैं तो पूरा करके ही सभी वर्गों के गरीब वंचितों की चिंता हमेशा करते रहते हैं। बिहार में अगर बाहर लाना है तो चिराग पासवान जी ऐसे नेता को बिहार लाना होगा। आप लोग सबका धन्यवाद। भागलपुर शहरी क्षेत्र में जिन जगहों से अतिक्रमण हटाया गया है वहां दोबारा ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। उप नगर आयुक्त राजेश कुमार पासवान की निगरानी एवं अतिक्रमण शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव के नेतृत्व में विभिन्न चौक चौराहों पर प्रतिदिन अभियान चलाया जा रहा है। उप नगर आयुक्त ने बताया कि शहर में तिलका माझी से 0 माइल, बरारी, मायागंज रोड, घंटाघर, पटल बाबू रोड, खलीफाबाग से स्टेशन और एमपी द्विवेदी रोड में अतिक्रमण हटाया गया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि वे दोबारा अतिक्रमण न करें, ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उप नगर आयुक्त ने संबंधित शाखा प्रभारी को निर्देश दिया है कि अगर कोई दोबारा अतिक्रमण करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इधर भागलपुर स्टेशन चौक पर एक बार फिर से अतिक्रमण शुरू हो गया है। हाल ही में नगर निगम की अतिक्रमण शाखा की टीम ने स्टेशन चौक से फल, चाय पान की गुमटियों को हटाते हुए स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराया था। नगर निगम अतिक्रमण शाखा के प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि जल्द ही एक बार फिर से स्टेशन चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। गौरतलब हो कि भागलपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न इलाकों में नगर निगम की टीम और पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। इस दौरान फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकान लगाने वाले कई दुकानदारों से प्रतिदिन टीम की नोकझोंक भी हो रही है। भागलपुर चंपानगर के तुलसी मिश्रा लेन स्थित श्री श्री 108 महावीर मंदिर में 9 दिवसीय भव्य संगीतमय रामकथा आज से शुरू हो गया। बता दें कि रामकथा का समापन 10 मई को होगा। आयोजन समिति से जुड़े सदस्यों ने बताया कि प्रत्येक दिन शाम 4 बजे से 8 बजे तक राम कथा होगी। इस आयोजन में मां कामाख्या के उपासक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गुरुदेव नीरज स्वरूप जी महाराज और कथावाचिका देवी मीरा किशोरी जी राम कथा सुनाएंगी। वहीं आज भव्य कलश शोभा यात्रा महावीर मंदिर तुलसी मिश्रा लेन चंपानगर से निकलकर कौशिकी नाथ झा लेन चंपानगर होते हुए बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर पहुंची। वहीं जल भरने के बाद शोभा यात्रा उसी रास्ते महावीर मंदिर तुलसी मिश्रा लेन पहुंची। संध्या 4 बजे से श्री श्री 108 महावीर मंदिर में कथावाचिका द्वारा संगीतमय राम कथा का पाठ किया गया। आयोजक मंडल के परवेश राजहंस ने बताया इस आयोजन में हर दिन शाम को भव्य आरती के साथ प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि राम कथा ज्ञान यज्ञ में ज्यादा से ज्यादा लोग शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के संयोजक शरत चंद्र मिश्रा और अध्यक्ष सजय कुमार झा हैं। वही अतिथियों का स्वागत परिमल ठाकुर ने किया। लोक कल्याणार्थ प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा एवं आशीर्वाद से 9 दिवसीय राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन श्री श्री 108 महावीर मंदिर तुलसी मिश्रा लेन में किया जा रहा है, जो कि 2 मई से 10 मई तक होने जा रहा है। इस सर पर पूज्य गुरुदेव नीरज स्वरूप जी महाराज, माँ कामाख्या उपासक प्रयागराज से आप पधार रहे हैं। कथावाचिका पूज्य देवी मीरा किशोरी जी का राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जो कामाख्या जी के उपासक हैं। ये भी प्रयागराज से हैं, जो दिनांक 2 मई 2025 शुक्रवार से 4 बजे से संध्या 8 बजे तक होगा, जो भव्य कलश शोभा यात्रा
आज निकाली गई है। ये कलश शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली? ये श्री श्री 108 महावीर मंदिर तुलसी मिश्रा लेन से चल के मनोकामना नाथ मंदिर, वहाँ से पुनः जल भर के पुनः बाबा मनोकामना नाथ मंदिर से तुलसी मिश्रा लेन चंपानगर में स्थापित होगा कलश। बाबा मनोकामना नाथ से तुलसी मिश्र लेन में महावीर मंदिर है, श्री श्री 108 महावीर मंदिर, यहाँ तक आएगी और आज 4 बजे शाम से 8 बजे रात तक राम कथा पर प्रवचन होगा। श्रीमती मीरा किशोरी जी मुख्य कथावाचिका हैं, उनके साथ कामाख्या के गुरु नीरज महाराज जी भी रहेंगे, लेकिन मुख्य वाचिका मीरा किशोरी जी ही हैं। ये कब से कब तक होना है? ये आज से ही प्रारंभ होगा और 10/5/2025 तक का ये कार्यक्रम है और ये सारा कार्यक्रम संध्या 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक का है। उसके उपरांत प्रसाद वितरण होगा। नवगछिया पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए झंडापुर थाना क्षेत्र में हुए अपहरण कांड का महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने अपहृत व्यक्ति पंजाबी रविदास को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही इस संगीन वारदात में शामिल 5 शातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसकी विस्तृत जानकारी नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। दिनांक 27 अप्रैल 2025 को झंडापुर थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि जयरामपुर निवासी जिनका नाम पंजाबी रविदास है, उनकी परिवार के द्वारा बताया गया कि कुछ 4 से 5 अभियुक्त आए और इनके पति को अपहरण करके ले गए हैं हथियार का भय दिखा के। तो क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला था, तो तुरंत ही एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें एसएचओ झंडापुर और नदी एसएचओ और जो हमारी डीआईयू की टीम है, प्लस हम लोगों ने एसटीएफ का भी सहयोग लिया। सबने मिलकर एक टीम का गठन किया गया और तुरंत ही पीओ विजिट किया गया और जो आसपास के जो लोग थे, जो वादी के परिवार था, उन लोग की स्टेटमेंट्स ली गई और आगे कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस संबंध में थाना में, झंडापुर थाना में जो थाना कांड संख्या है 64/25 दर्ज किया गया, अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसी टीम के जो द्वारा है बहुत अच्छी आसूचना संकलन किया गया और टेक्निकल एविडेंस पे भी हम लोगों ने काम किया और इसी के आलोक में महज 48 आवर्स के अंदर हम लोगों ने जो अपहृत पंजाबी रविदास है उसको हम लोगों ने बरामद किया और बरामद के दौरान उसको हम लोगों ने मधेपुरा जिला के चौसा थाना अंतर्गत लौवा लगान से हमने उसे बरामद किया और वहीं पे ही कांड में संलिप्त 3 अपराधी, जिनका नाम है मोहम्मद अफ्ताब आलम, मोहम्मद अली और मनीष कुमार, को भी जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था जिससे उसको लेकर जाया गया था अपहरण के दौरान, उसको भी हम लोगों ने सीज किया है। और अनुसंधान में जो और अभियुक्त इसमें शामिल हुए थे, जिसमें एक का नाम है रमेश मंडल और एक का नाम है राजा कुमार, इन लोगों को भी हम लोगों ने जिला मधेपुरा के लौवा लगान से गिरफ्तार किया है। तो कुल हम लोगों ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 5 अपराध कर्मियों ने अपने जो इसमें संलिप्तता है उसको स्वीकार किया है और इन लोग के द्वारा बताया गया कि जो ये हमारा पंजाबी रविदास है, जिसको अपहरित है, जिसको अपहरण किया गया था, उसके बेटे का एक अभियुक्त है जो इसी केस में अभी फिलहाल फरार है, जिसका नाम है गुरुदेव मंडल उर्फ सनोज। इन लोग के बीच में पैसे को लेकर लेन देन थी और इसी के उसमें इस अपहरित को इन लोग के द्वारा इस तरह अपहरण किया गया और इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस कांड में जो ये फरार अभियुक्त है, इसकी भी हम लोग लगातार अभी छापेमारी कर रहे हैं। हम लोग उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। जो अपहरित है उसका हम लोग ने 164 का बयान कराने के लिए कोर्ट में भेज दिया गया है और जो बाकी के 5 अभियुक्त है, इन लोग को भी विधिवत आगे भेजा जा रहा है। इसमें जो शामिल टीम है उन लोग को पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा काम हुआ है और इस केस में जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील केस था, तो हम लोग इसमें स्पीडी ट्रायल भी करवाएंगे और अभियुक्तों को जरूर इसमें हम लोग सजा भी करवाएंगे। बरामदगी में साथ में हम लोगों को 2 मोबाइल और जो घटना में प्रयुक्त कार थी उसको भी हम लोगों ने बरामद करके जब्त किया। कितने रुपए के लेन-देन? देखिए, करीब हम लोगों को जो अनुसंधान में आया है करीब 6.5 लाख रुपए की बात बताई जा रही है, बट इसको हम लोग अभी अनुसंधान का पार्ट है, हम लोग इसको अभी वेरीफाई कर रहे हैं।
भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के भतोड़िया पूरब टोला चौक स्थित हनुमान मंदिर के समीप 9 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ को लेकर शुक्रवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा यज्ञ स्थल से लेकर बैरिया गंगा घाट पर पहुंची, जहां पंडित अशोक शास्त्री ने विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण किया, जबकि कलश में जल भरकर हजारों महिला युवती सर पर कलश लेकर पैदल चली। वहीं कलश शोभा यात्रा के दौरान गाजे बाजे घोड़ा के साथ सभी श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए पूरे इलाके को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान भागलपुर के जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव, भतोड़िया पंचायत के मुखिया, पूर्व मुखिया प्रदीप यादव, सुबोध यादव, दिलीप यादव, पंकज यादव, नितेश यादव, कुंदन यादव, पवन मंडल समेत भतोड़िया गांव के सभी ग्रामीण मौजूद रहे। महायज्ञ समिति के अध्यक्ष रामरंजन यादव ने बताया कि आचार्य अशोक शास्त्री के देखरेख में विश्व शांति और जन कल्याण के लिए महायज्ञ किया जा रहा है। कलश शोभा यात्रा में 5000 से ज्यादा महिलाएं और युवतियां शामिल हुई। महाविष्णु यज्ञ भतोड़िया में हो रहा है। हम लोग हजारों हजार की संख्या में यहाँ बैरिया घाट स्नान करने के लिए घोड़ा घोड़ी सब कुछ के साथ में 9 दिन का यज्ञ है। हम लोग आए हुए हैं और कल जो है अग्नि मंथन है। ये कलश शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ निकाली गई है? भतोड़िया से लेके यहाँ बैरिया घाट तक, पुनः फिर यहाँ से स्नान करके फिर वापस घर के लिए वहीं जगह स्थल के लिए पहुँचेगी। उसके बाद हम लोग वहाँ मतलब 5-10 हजार आदमी से घोड़ा घोड़ी लेके सब आए हुए हैं। क्या नाम आपका? रामरंजन यादव, अध्यक्ष है मिले का। ये 9 दिन का कार्यक्रम है। क्या क्या कार्यक्रम है? नृत्य ने क्या कहते हैं, बाहर से झूले आए हैं और आकर्षण सब मेला जो होना चाहिए, सर्कस है। और 9 दिन की जो एक कलश शोभा यात्रा हमारे माता बहनें आज गंगा घाट पर जो प्रस्थान करेगी, ये भतोड़िया पंचायत यानी बजरंगबली के समीप यज्ञ स्थल है, जहाँ हम लोगों के युवा साथी, तमाम जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, सभी के सहयोग से यज्ञ जो है हो रहा है। तमाम भतोड़िया वासियों ने इसका योगदान दिया। अभी महाविष्णु यज्ञ का आयोजन हो रहा है। हम लोगों का कलश यात्रा है और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप रहिएगा और उसका कवरेज करते रहिएगा। और किसी तरह का हम कमेटी के आदमी से ये निवेदन करते हैं कि आप लोग शांति बनाए रहे और अपने अपने जितने भी हैं सबको जो है अपने अंदर में लेकर रखे हैं। यही हम आशा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है।
है तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न जिलों का भ्रमण करते हुए मशाल यात्रा हाजीपुर पहुंची, जहां समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी यशपाल मीना के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अनेक खेल गतिविधियों का आयोजन हुआ और विजेताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई तक 5 शहरों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में हो रहा है। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 28 खेलों के लिए 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 8500 खिलाड़ी और 1500 खेल प्रशिक्षक एवं तकनीकी अधिकारी शामिल हो रहे हैं। मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि यह राज्य के लिए गौरव की बात है कि इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी बिहार को मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल से राज्य में खेल को लेकर एक नई ऊर्जा और उत्साह देखी जा रही है। सरकार की मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसी योजनाओं से कई खिलाड़ियों को सरकारी सेवा का लाभ मिला है। इस अवसर पर जो कि 5